हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अरविंद कुमार आपका मेरे इस चैनल द डीप डार्क टेल्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे मैं हमेशा ही भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, डायन या इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़मीन से जुड़ी हुई, हमारे आसपास की घटी हुई और सच्ची घटनाएं ही आप तक लेकर आऊँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक कहीं ना कहीं हम सबसे बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है हॉस्पिटल। आए दिन किसी न किसी वजह से हमें हॉस्पिटल आते जाते रहना पड़ता है। कभी बहुत ही अच्छी खबर के लिए, कभी बहुत ही दुख भरी खबर के लिए, कभी किसी ऐसी घटना के लिए जो हम नहीं चाहते हैं किसी के जीवन में हो। आज मैं जो आपको सुना रहा हूँ, शायद वो घटना तो कोई ही नहीं चाहेगा किसी के साथ हो। आज की जो कहानी है वो कोलकाता की है। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। पात्र का नाम और मेरा उनके साथ रिलेशन तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, कहानी के लिए मैं उनका नाम मुकेश ये रख लेता हूँ, ताकि कहानी समझने में आसानी हो। और साथ में उनकी पत्नी रजनी, ये नाम भी काल्पनिक है। मुकेश और रजनी बहुत ही हैप्पी और एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब जो मुकेश है, वो जिस एरिया में रहते हैं कोलकाता के, वो कोलकाता से थोड़ा बाहरी एरिया में पड़ता है। हॉस्पिटल का नाम तो मैं यहाँ नहीं मेंशन करूँगा, पर एक ये काफ़ी फेमस बट नॉर्मल दर्जे का हॉस्पिटल है उस एरिया में। अब होता क्या है, और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस कहानी में हॉस्पिटल का नाम या पात्र का नाम मैटर नहीं करता है। जो इस कहानी में हुआ है वो बहुत मैटर करता है। और आप सच में जब कहानी सुन लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, आप कभी भी वो गलती नहीं करेंगे किसी भी हॉस्पिटल में। होता क्या है कि जो मुकेश हैं, उनकी वाइफ की तबीयत एक रात ऑल सडन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब रात के लगभग कुछ 11 बज रहे थे, उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनको इमरजेंसी में लेके जो उनके घर के पास में हॉस्पिटल था वहाँ जाना पड़ा। अब जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी। मतलब भीड़ इन सेंस ये कह सकते हैं कि वार्ड में ऑलरेडी सारे बेड भरे हुए थे और जगह अवेलेबल नहीं थी। पर इसी बीच उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने जब इमरजेंसी में चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी वाइफ का बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है और साथ में इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब है, जो हमें देखना पड़ेगा, तो अब इनको रात में एडमिट कर दीजिए। मुकेश को यही ठीक लगा, क्योंकि घर ले जाकर उनके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो उन्होंने अपनी वाइफ को वहाँ पे एडमिट कर दिया। अब डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उनको सलाइन चढ़ाई, साथ में जो बेसिक टेस्टिंग होती है वो किया, और एक सरकारी हॉस्पिटल में जो जितना कुछ हो सकता है वो सब किया गया और उनकी वाइफ को वहाँ पे एडमिट कर दिया गया। अब रात के 12-1 बजते बजते तक पूरा हॉस्पिटल शांत हो गया। हॉस्पिटल में कोई भी चहल पहल नहीं हो रही थी। जो जिनके मरीज एडमिट थे वो बाहर में उनके जो भी उनके फैमिली वाले होते हैं वो कुर्सी चेयर पे बैठे हुए थे। कुछ लोग कुर्सी चेयर के पास नीचे चादरें बिछा के सो रहे थे। हॉस्पिटल ऐसा भी नहीं, बहुत साफ़ सुथरा भी नहीं था तो बहुत गंदा भी नहीं था। एक एवरेज दर्जे का अच्छा ठीक ठाक हॉस्पिटल था। अब होता क्या है कि डॉक्टर भी चेकअप करके चले गए। अब नाइट में 1 या 2 बार डॉक्टर से राउंड पर आते हैं, बट वो भी यूजली नहीं आते हैं। कई बार तो अगर ऐसा कोई बहुत आईसीयू वाला पेशेंट है तो डॉक्टर आएंगे, वरना डॉक्टर भी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं, आराम करते हैं। अब हॉस्पिटल में कोई ज़्यादा चहल पहल थी नहीं। अब मुकेश की वाइफ तो एडमिट हो गई। अब वो क्या है, लेडीज़ वार्ड था, तो वहाँ पे मुकेश को बैठने से मना कर दिया गया। एक लेडी आई, वो नर्स थी शायद, उन्होंने बोला कि आप बाहर जाके बैठिए, आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं रात में। मुकेश को भी समझ में आया कि आखिर ये बात क्यों कही जा रही है। वो बाहर आ गए, पर बाहर में कहीं भी बैठने की कोई जगह नहीं थी और वो घर भी नहीं जा सकते हैं। हॉस्पिटल से बाहर जाके अगर वो सोचें कि मैं बाइक के पास बैठूँ, तो अब आदमी बाइक पर कितनी देर इंतज़ार करेगा बाइक पर बैठकर। वहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। वो वापस अंदर की ओर आ गया। अब इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेटना ही तो है, थोड़ी देर बैठना ही तो है। तो उन्होंने जिस जगह पे उनका इमरजेंसी वार्ड था, वहाँ पे उन्होंने देखा बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो ये उस हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे चले गए कि अगर कुछ होगा तो वार्ड बॉय को उन्होंने बता दिया था कि मुझे आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर देना या मुझे बता देना, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे भी उनको बैठने की कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि जो थोड़ी बहुत चेयर थी उस पर या तो लोग बैठे थे या तो लोग सो रहे थे। तो उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में, वहाँ पे एक बंद कमरा था। वहाँ पे कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। वो कमरा बंद था। उस कमरे के अंदर क्या था इनको कुछ नहीं पता था। इन्होंने क्या किया कि उस कमरे के बाहर एक स्ट्रेचर था, उस स्ट्रेचर पे जाके लेट गए
कि अगर कोई स्ट्रेचर का यूज़ आएगा, कोई वार्ड बॉय आएगा तो मुझे उठाएगा, मैं उठ जाऊँगा। जब तक कोई नहीं आ रहा है मैं इस पे लेट जाता हूँ। वो स्ट्रेचर पे लेट गए। उन्होंने उस जगह पे भी काफ़ी अंधेरा था और उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे, मतलब 15-20 कदम पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। वो जहाँ पे लेट रहे थे उसके ऊपर कोई लाइट नहीं जल रही थी। शायद बंद थी लाइट या फ्यूज़ थी, इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। जब ये उस स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, इनकी लेटते ही थोड़ी देर में आँख लग गई। आँख लगते ही लगभग, मतलब मुझे लगता है जैसा इन्होंने बताया, इनको सोते से 15 या 20 मिनट बीते होंगे और समय कुछ रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे, साढ़े 12 बज रहे थे। अब सोते ही इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे, मतलब ये सपना देख रहे हैं, बट ये इनका आज भी बताते हैं तो इनको लगता है कि ऐसा लग रहा था कि सपना नहीं था, ये रियल है। आज भी वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इन्होंने सपने में देखा कि वो स्ट्रेचर पे ये लेट सोए हुए हैं और इनके बगल में कोई और भी है। कौन? ये सपने में इनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनकी बॉडी किसी और की बॉडी में टच हो रही है। ये सपने में ही काफ़ी ज़्यादा डरने लगे और ये डरते हुए जब स्ट्रेचर पे करवट लेते, अब आप सोचेंगे स्ट्रेचर तो इतना पतला होता है, उस पर 2 लोग कैसे हो सकते हैं? पर जब हम सपना देख रहे होते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। वो सपने में देख रहे हैं कि स्ट्रेचर पे 2 लोग लेटे हुए हैं। जब ये मुड़ते हैं उस तरफ तो वहाँ देखते हैं कि उस जगह पे इनकी हाइट का एक चादर में लपेटा हुआ कुछ रखा हुआ है, जिस पर जब ये टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर में कोई बॉडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो था क्या। इन्होंने सपने में देखा कि एक डेड बॉडी इनके बगल में रखी है, जिसे वाइट चादर में लपेट के बांधा गया है। अगर आपने कभी इस तरीके से हॉस्पिटल से किसी बॉडी को निकलते देखा होगा तो शायद आप समझ सकते हैं कि जब डेथ होने के बाद हॉस्पिटल वाले जब डिस्चार्ज करते हैं बॉडी को, तो उसको सफ़ेद चादर में पूरी तरह से बांध देते हैं। तो स्ट्रेचर पे इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके बगल में कोई बॉडी लेटी हुई है और ये बिल्कुल उससे सट के सो रहा है। ये देखते ही उनकी एक नींद झटके से खुल गई और झटके से खुलने से वो स्ट्रेचर से गिर पड़े। हालांकि स्ट्रेचर पतला होता है, उस पर एक आदमी करवट ले तो भी गिरने के चांसेस होते हैं, बट इन्होंने सपने में ऐसा देखा और इनकी नींद खुल गई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने सपना देखा या इन्होंने कोई मतलब इस तरीके का कुछ इनके साथ सच में हुआ है, सच में हुआ बड़ी, ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये अभी भी सपना देख रहे हैं कि अब ये रियल है। वो फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, ये बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। अब इन्होंने क्या किया, अपना मोबाइल का टॉर्च निकाला और सच में देखने लगे कि यहाँ कुछ था क्या। मतलब ऐसे तो हल्का उजाला था, बट फिर भी देख रहे थे कि यहाँ क्या था। जब इन्होंने देखा तो जिस कमरे के बाहर ये सो रहे थे वो कमरा आईसीयू का था। मतलब हो सकता है आईसीयू कमरे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट को लाया जाता है, तो वो आईसीयू वाला कमरा था। अब यहाँ से ये वापस निकले और जाके थोड़ी दूर पे एक कुर्सी खाली हो गई थी, वो वहाँ पे जाके बैठ गए। मतलब जहाँ ही बैठे थे वहाँ से इनको 15 कदम पे वो जगह दिख रही थी जहाँ वो स्ट्रेचर रखा था और ये उस चीज़ को देख रहा है। अब हुआ ये कि अब इनको नींद वापस आ नहीं रही थी, ये बैठे बैठे बार बार उस स्ट्रेचर की तरफ देख रहे थे। मतलब वो मन में इनकी भावना आ गई कि यार ये क्या था जिस चीज़ को मैं देख रहा था, वो स्ट्रेचर को बार बार देख रहे थे। थोड़ी देर उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे स्ट्रेचर हिला है, जैसे स्ट्रेचर को किसी ने हिला दिया है। ये देखते ही ये खड़े हो गए। अब ये इतना ज़्यादा डर गए कि ये वहाँ से हट गया, ये नीचे की ओर आ गया, नीचे आया। अब नीचे आने के बाद जब ये अपनी वाइफ के पास गए तो ऑब्वियसली वो अंदर इनको नहीं जाने दिया गया, बट इन्होंने कहाँ से देखा तो इनकी वाइफ सो रही थी। अब ये फुल टाइम वहीं पे टहल रहे थे। कैसे जैसे इन्होंने टाइम बिताया, 2:30 बज गए, धीरे धीरे 3 बज गए। उसके बाद बस ये बात यहीं पे ख़त्म हुई। वो अपनी वाइफ को सुबह 4 बजे डॉक्टर से फिर जब राउंड पे उन्होंने बात किया कि डॉक्टर साहब अभी कैसी थी, बोली ठीक है, आप सुबह हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे 8 बजे तक। इन्होंने फिर वापस वो नीचे ही इनको एक कुर्सी मिल गई, वहाँ वो बैठ गए, इनकी आँख लग गई। आँख लगने पे इन्हें वापस से एक सपना आता है कि ये फिर से उसी स्ट्रेचर पे सो रहे हैं और इस बार स्ट्रेचर के अगल-बगल 4 से 5 लोग खड़े हुए हैं और ये इनमें से जितने भी लोग खड़े हैं ना, कोई भी जिंदा नहीं है। मतलब उनके शरीर फूले हुए हैं, काले और नीले से हो गए हैं। जैसे एक डेड बॉडी 4-5 दिन तक अगर उसको कोई केयर ना किया जाए तो कैसी हो जाएगी, उस तरीके की थोड़ी सड़ी गली सी बॉडी है और वो सब के सब इनको देख रहा है और ये उसी स्ट्रेचर पे सोए हैं और सोते हुए इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अब ये चादर में लपेटे हुए हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ये फिर सपना देखे वहीं बाहर अब की बार ये नीचे बैठे हुए हैं और ये सपना देख रहे हैं कि मैं उसी स्ट्रेचर पे फिर से लेटा हुआ हूँ। 3, साढ़े 3, 4 जो बज रहा था, मतलब अब तो ये बात कर चुके थे डॉक्टर से, इनकी नींद वापस खुल गई।
नींद खुलने के बाद अब ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट हो गए, इनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पर इन्होंने फिर पानी पिया, थोड़ा टहले। इनको लगा कि शायद मैं एक बार बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, इसलिए बार-बार मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है समय जैसे इन्होंने बताया था 4:30-5 बजे का कुछ समय था, पर फिर भी इन्होंने ऐसा सपना देखा। अब सुबह का भोर हुआ, ये अभी तो इनको नींद आ ही नहीं रही थी। इनकी वाइफ़ को जैसे ही डिस्चार्ज किया गया 7-8 बजे, ये वापस सीधे घर आ गए। अब यहाँ से बातें चेंज होने लगी। घर में फुल टाइम, घर में आने के बाद पहली रात जो थी, इनको फुल टाइम ऐसा लगने लगता कि ये अगर ये सोते, जैसे ही सोते इनको बार-बार वही सपना आता है कि उसी स्ट्रेचर पर लेटे हैं, उसी स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। अब ये इतने ज़्यादा पैनिक होने लगे, ये अपनी वाइफ़ को बताया कि यार मुझे ऐसा सपना आता है, मैं हॉस्पिटल में वहाँ जाके सोया था, उसके बाद से मुझे सपना बार-बार आ रहा है। उनकी वाइफ़ ने बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप नहा के एक बार मंदिर चले जाइए, पूजा कर लीजिए, आपको ठीक लगेगा, शायद आप डर गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इन्होंने वो सब किया, कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं हुआ। अब इनको पहला स्टेज था कि इनको सपने में आते थे। अब इनको ऐसा लगने लगा जब ये रात में बेड पर सोते थे, अपनी वाइफ़ के साथ में सो रहे हैं, तो इनको बार-बार ऐसा लगता कि जैसे बीच में, ये सपना भी देखते थे, कई बार इन्हें सपने में आता कि बीच में इनके हस्बैंड वाइफ़ के बीच में एक बॉडी पड़ी हुई है। वही बॉडी जिसको पहली बार देखे थे। फिर ये डर के मारे उठ जाते हैं। इनको अब इनकी तबीयत बहुत धीरे-धीरे ना डाउन होने लगी। इनको जैसे रात में ये सोते हैं, रात में सपना देख रहे हैं, सुबह तक इनको फ़ीवर हो जाता था। अब आगे इनके सपने और भी ज़्यादा डरावने होने लगे। अगर ये रात में कई बार जैसे वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए उठते हैं, तो इनको, अगर ये हॉल से होके किचन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है जैसे हॉल में ज़मीन पे बॉडी पड़ी हुई है। अब ये इनके विज़न्स थे। उनकी वाइफ़ भी उसी घर में रहती, बट उनको कभी कुछ ऐसा नहीं दिखता था, बट ये इनके विज़न थे। ये बोलते थे कि जब मैं रात में उठता हूँ तो मेरे को हॉल में एक बॉडी पड़ी हुई दिखती है। वो ज़मीन पे वही सफ़ेद चादर में लपेटी रहती है। कई बार मैं वॉशरूम जाता हूँ तो वॉशरूम में कुछ लोग खड़े रहते हैं। अब ये बात इतनी ज़्यादा, मतलब उनकी वाइफ़ को समझ में आता था। उनकी वाइफ़ ऐसी नहीं थी कि नॉन बिलीवर थी। उनको समझ में आता था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उनकी तबीयत धीरे-धीरे बहुत ख़राब होने लगी, बुखार बहुत ज़्यादा रहने लगा, उनको ऑफ़िस नहीं जा पा रहे थे, शरीर डाउन होने लगा। तब उन्होंने अपने जान-पहचान के एक मौलवी जी को बुलाया, जो कि पास में ही थे। उनके क्षेत्र में, कोलकाता पास में जहाँ रहते थे, उस क्षेत्र में बहुत फ़ेमस थे। तो उनको बुलाया गया और उन्होंने आके बताया कि भई आपके पीछे मतलब एक आत्मा जो आपसे, आपके शरीर से जुड़ गई है अभी, जो आपके शरीर के आस-पास ही रह रही है फुल टाइम, और साथ में इस घर में 4 से 5 और आत्माएँ मुझे महसूस हो रही हैं। उन्होंने तो अपनी भाषा में उसको जिन का नाम दिया था, पर यूजुअली वो आत्माएँ ही थी, जिनको हम अगर अपनी भाषा में कहें तो ये उनके साथ हुआ। अब उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल में जिस स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, उस स्ट्रेचर पे थोड़ी देर पहले किसी की बॉडी को डिस्पैच किया गया था, मतलब एम्बुलेंस तक ले जाना, या उसी पर, या जैसे बांध के उस पर रखा हुआ था बहुत देर तक, और फिर वहाँ से उसको कोई लेके चला गया, जो भी इसके फैमिली वाले होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो हॉस्पिटल के स्ट्रेचर्स होते हैं ना, इन आपने देखा होगा, किसी की डेथ हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई किसी भी सिचुएशन में, कई बार लोग बाहर से ही उनकी डेथ हो जाती है और एक्सीडेंट में किसी में उनको लाया जाता है और स्ट्रेचर पर लेटा के उनको पोस्टमार्टम के लिए, या तो फिर आईसीयू से जनरल वार्ड में, या वार्ड से कहीं भी इधर से उधर ले जाया जाता है। इन स्ट्रेचर्स को क्या कभी क्लीन किया जाता है? क्या इनकी क्लींजिंग होती है? जब भी हम किसी बाहर किसी ऐसी घटनाओं से ऐसी जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल में, या किसी की डेथ होने के बाद जाते आते हैं, तो अपने आप खुद को पूरी तरह से वॉश करते हैं। हम लोहे को टच करते हैं, घर को वॉश करते हैं, अपने कपड़ों को पूरी तरह से वॉश करते हैं, सॉल्ट वाटर से बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर क्या स्ट्रेचर्स को कभी क्लीन किया जाता है? नहीं। यही बात मौलवी जी ने भी समझाई कि तुम जो जाके उस स्ट्रेचर पर लेट गए, उसी वक्त वो आत्माएं तुमसे जुड़ गई। और दोस्तों, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट आप इस बात पे बिलीव कीजिए, हॉस्पिटल का स्ट्रेचर वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा निगेटिविटी कंटेन करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। और वो बेड्स जहाँ पे डेथ भी होती है, यूजुअली वहाँ पे तो चलिए बेडशीट्स को फिर भी निकाल के वापस भेज दिया जाता है वॉश होने के लिए, दूसरे दिन नई बेडशीट बिछ जाती है, या गद्दों का मुझे नहीं पता, उसकी भी क्लीनिंग नहीं होती है, बट एटलीस्ट बेडशीट तो चेंज होती है। बट स्ट्रेचर पे कोई बेडशीट नहीं होती है। स्ट्रेचर एक ब्राउन कलर की शीट वाला, या ब्लू, ब्लैक, वाइट, किसी भी शीट वाला एक पतला सा मेटल का बस पतला बेड होता है, जिसमें व्हील्स लगे होते हैं। इनकी क्लींजिंग कभी नहीं होती है। तो ये गलती आप भी कभी मत कीजिएगा कि किसी भी स्ट्रेचर पर रैंडमली जाके लेट गए कि चलो वेट कर रहे हैं तो यहीं सो जाता हूँ, जो गलती मुकेश ने करी थी। मौलवी जी ने उनको बताया कि ठीक है, उन्होंने उनका उतारा किया,
उनको कुछ पीने का पानी दिया था फूँक कर, और साथ में उन्हें 5 दिन तक लगातार आकर जो भी झाड़ फूँक का काम होता है वो किया। उनको साथ में एक ताबीज़ दी 5वें दिन, बोले कि ये ताबीज़ आपको किसी भी सूरत में नहीं उतारनी है, क्योंकि वहाँ पे जो आत्माएँ थीं, उनमें से कई आत्माएँ लवारिस हैं, मतलब उनकी कोई फैमिली नहीं है। जैसे कोई एक्सीडेंट में कहीं कोई लेबर या जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई रोड पर कुछ भी, तो उनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है। आपके धर्म में जैसे श्राद्ध होता है, पूजा होता है, हमारे धर्म में भी काफ़ी नियम कानून है, तो उनका कुछ भी नहीं आया। वो आत्माएँ कभी शांत नहीं होने वाली हैं। तो आप जिस दिन भी ये ताबीज़ हटाएँगे, वो चांसेस है वो आप पे वापस आ जाएँगी। वो क्योंकि उन लोग जब एक बार शरीर से जुड़ जाते हैं, तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ये ताबीज़ हमेशा ही पहने रहना है। साथ में उन्होंने घर में उनकी वाइफ़ को भी ताबीज़ दिए, पूरे घर की क्लींजिंग करी, पूरे घर में उन्होंने जो पानी था वो इनको पीने को दिया था, और साथ में घर में मंत्र, जो भी उनके मंत्र होते हैं मौलवी जी के, उन्होंने उसको पढ़ा। जो भी कलमात है, जो भी उर्दू की जो उनके मंत्र थे, उसको उन्होंने पढ़ के पूरे घर में फूँका। साथ में एक कुछ धूप जैसा था, धुआँ जैसा, अगरबत्ती जैसा, वो जलाया ताकि पूरे घर का वातावरण, जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। मतलब जो भी प्रोसेस होती है, घर को क्लीन किया गया। और साथ में उन्होंने बोला कि आपके धर्म में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, उस चीज़ को आप कीजिए घर में, एक बड़ी पूजा कराइए ताकि घर एक बार क्लीन हो जाए, वो घर से निकल जाए। और अब अगर आप बाहर भी जाते हैं तो ताबीज़ मत उतारिएगा। ये चीज़ उन्होंने अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मुकेश आज भी वो ताबीज़ उनके गले में है, उनकी वाइफ़ के गले में है। और वो ये कहते हैं कि जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, ताबीज़ों को मैं उतार के जाता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ द वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे ताबीज़ ख़राब हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, तो मुझे ये उतार के जाना पड़ता है। घर आता हूँ, नहाता हूँ, इस ताबीज़ को मैं धुआँ दिखाता हूँ और मैं फिर वापस पहन लेता हूँ। पर मैं उसके अलावा इन ताबीज़ को कभी नहीं उतारता हूँ। तो बोले कि जब से घटना हुई है, अभी तक उनको सिर्फ़ एक बार ही हॉस्पिटल जाना पड़ा है, और वो उस हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, वो दूसरे हॉस्पिटल में गए। तो बोले आज तक वो हॉस्पिटल में नहीं गए, तो इस तरीके से वो खुद का बचाव कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप भी इस कहानी से एक सीख लेना दोस्तों, और कोशिश करना कि हॉस्पिटल जैसी जगह से बच के रहिए। ऐसी जगह में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं, क्योंकि इन जगह पे ऐसी जगहों का, मतलब ऐसी एनर्जियों का रहना बहुत स्वाभाविक भी है। हम अच्छी चीज़ों के लिए भी हॉस्पिटल जाते हैं, ख़राब चीज़ों के लिए भी जाते हैं। भगवान न करे कभी किसी को बहुत ही बुरी चीज़ के लिए भी जाना पड़ जाता है। तो इन सब से भगवान सबको बचा के रखें। पर ये जो चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हैं, उनका क्या? उनसे हमें खुद ही बचना है। तो आप इस कहानी के बाद थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। किसी भी रैंडम बेड पे, स्ट्रेचर पे यूँ ही जाके मत लेट जाइएगा। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी। इसके बाद मैं आपको दूसरी कहानी पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको जो दूसरी कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी मैंने रिसेंटली ही अपने एक दोस्त से सुनी है। पर मैं उसको अपने स्टाइल में, अपने वे में आपको नरेट करता हूँ। ये कहानी है सुजीत की। सुजीत जो धनबाद का रहने वाला था, उसकी रिसेंटली शादी हुई थी। उसकी शादी जिस लड़की से हुई थी उसका नाम साक्षी था। सुजीत बहुत ही हंसमुख, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, एक नए ज़माने का लड़का, जो कि बहुत जल्दी ही इन सब बातों पे विश्वास नहीं कर पाना। पर साक्षी बिल्कुल उसके अपोजिट थी। साक्षी एक नए ज़माने की लड़की तो थी, पर उसको इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता था। उसे इस तरीके की घटना, किस तरह की घटना, मतलब आप समझ तो रहे ही होंगे, उसको भूत प्रेत या इस तरीके की एनर्जी, शक्तियों पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो हर कदम बहुत फूँक-फूँक के चलती थी। अगर किसी ने कहीं से कुछ खाने के लिए दिया है तो इसे नहीं खाना है, किसी ने कुछ पहनने का दिया है तो ऐसे ही रैंडम से नहीं पहन लेना है। अगर उसको उसके कोई रिलेटिव भी कपड़ा तक देते थे तो उसको सॉल्ट वाटर में धोती थी और फिर पहनती थी। मतलब उसके दिमाग में खुद को प्रोटेक्ट रखना और अपने पति को प्रोटेक्ट रखना, ये हमेशा से ही रहता था। और ये दोस्तों, ये कोई गलत भी नहीं है। जो लोग इसको झेले हुए होते हैं, जो लोग इससे परेशान हुए होते हैं, वो ये सब करते हैं। शायद साक्षी ने अपने परिवार में ऐसा कुछ देखा होगा, या उसके परिवार में इस तरह का कोई चलन चला आ रहा होगा जिससे परेशान होकर वो ये कर रही होगी। पर मैं उसको बिल्कुल गलत भी नहीं मानता हूँ। जब तक आप अपनी किसी आदत या अपनी किसी शौक से, या किसी कि कुछ भी आपका जो एक हैबिट है, अगर उससे आप सामने वाले को परेशान नहीं कर रहे हैं या सामने वाले को परेशानी नहीं हो रही है, तो इसमें कभी भी कोई आपत्ति नहीं है। आप खुद को, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, अगर वो पूजा पाठ है या कुछ भी है, वो आप कर सकते हैं। और इस बात का सम्मान सुजीत भी बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। तो उसके लिए साक्षी की कही हर बात
सही ही होती थी। भले वो कई बार बिलीव ना भी करे तो साक्षी बात पे उसको यही प्रिटेंड करता था कि मैं तुम्हारी बातों पे बिल्कुल विश्वास करता हूँ। अब होता क्या है कि साक्षी का जो मायका था वो था कोलकाता और सुजीत का जो घर है वो धनबाद में है। अब सुजीत को एक दिन एक फ़ोन आया कि भाई उनके जो ससुराल है वहाँ पे कुछ किसी रिलेटिव की शायद साक्षी के पेरेंट्स में से किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इनको घर जाना है। अब ये सुजीत ने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आज ही निकल चलते हैं, हम कल सुबह तक कोलकाता पहुँच जाएंगे। अब ये फ़ोन जो आया था वो रात में 8 बजे आया था। उस समय सुजीत बाहर थे। सुजीत जल्दी जल्दी घर गए। घर जाकर उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि तुम्हारे घर में एक पर्टिकुलर रिलेटिव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी हमें तुरंत ही निकलना पड़ेगा। शायद उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी या फादर की तबीयत ख़राब थी, मैं ये बात को थोड़ा स्किप कर गया हूँ, पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी। अब वो साक्षी भी, भाई कोई भी लड़की अगर सुनेगी कि उसके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है तो वो पैनिक हो जाएगी। जैसे ये लड़की हो चाहे लड़का हो, पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है उनके हर कोई पैनिक हो जाता है। साक्षी ने बोला कि मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। सुजीत बोले कि मैं तुरंत बिल्कुल तुम्हें लेकर चलूँगा, बट एक काम करो, खाना खा लो, हम रात में 10:30 बजे तक निकल चलेंगे। साक्षी बोली ठीक है। साक्षी ने भी सिर्फ 2 दिन के कपड़े बांध लिए, जल्दी जल्दी खाना खाया। घर में जो भी और रिलेटिव पेरेंट्स थे इनको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है अब हम निकल रहे हैं और सुबह तक हम कोलकाता पहुँच के आपको बता देंगे, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। अब सुजीत ने अपनी कार निकाली, कार में साक्षी और सुजीत दोनों बैठ गए। अब सुजीत कार ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और साक्षी भी उस कार में बैठी थी। अब ये रास्ते में थोड़ी देर बाद, मतलब हार्डली 1 घंटा भी नहीं बीतता है कि साक्षी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। उस वक्त ये कुल्टी करके एक जगह है रास्ते में, उस एरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है साक्षी की, और बार बार साक्षी कहती हैं कि प्लीज़ जल्दी से किसी हॉस्पिटल में चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो बहुत ज़्यादा करा रही थी। अब सुजीत इतना ज़्यादा साक्षी से प्यार करते हैं क्योंकि वो उसको पेन में देख ही नहीं सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, घबरा गए कि ये अचानक से क्या हो गया। और वो बोलते हैं कि ठीक है। वो गूगल पे चेक करना स्टार्ट करते हैं कि आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या हाईवे पे, बट आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। मतलब वो जब लोकेशन पे सर्च कर रहे हैं मैप पे तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं दिखा रहा ऑन द वे। अब इनको लगा कि यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। वो उन्होंने बोला कि साक्षी बस थोड़ी देर कंट्रोल कर, जल्दी कोई एरिया सिटी या कुछ आएगा, कोई ना कोई क्लिनिक तो मिल ही जाएगी रास्ते में, बस तू थोड़ी देर कंट्रोल कर। अब लगभग इस समय टाइम कुछ 12 बजे का हो रहा था। ये थोड़ा दूर और आगे पहुँचे और मैं आपको बता दूं कि उस समय हाईवे इतना ज़्यादा सुनसान था। यूजुअली उस हाईवे पे काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, पर जब आपका नसीब, आपकी किस्मत, समय सब खराब होता है ना दोस्तों, तो हर चीज़ विपरीत होती है। उस समय इनको हाईवे पे कोई नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरा एरिया डार्क था। हाईवे पे ना एक स्ट्रीट लाइट थी, बस इनकी गाड़ी की जो लाइट है इस पे चल रहे थे। समय भी कुछ ये दिसंबर से लेके जनवरी के बीच का था, तो ठंड तो बहुत, मतलब उस एरिया में ऐसे बहुत ज़्यादा डीपली ठंड भी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, बट हाँ ठंड जो अमूमन उस मौसम की ठंड होती है वो थी। धुंध था, धुंध की वजह से इनको थोड़ा आगे तक, दूर तक देखने में दिक्कत हो रही थी, बट हाँ फिर भी ये ड्राइव कर पा रहे थे। अब जब ये ड्राइव करते हुए आगे जा रहे थे और इनकी वाइफ की तबीयत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इन्हें आगे जाके एक छोटा सा बोर्ड रोड के साइड में दिखा जिस पे लिखा था जन सेवा अस्पताल, 24 घंटा आपकी सेवा में। ये इनको देख के बहुत खुशी हुई कि चलो एटलीस्ट कोई तो हॉस्पिटल मिला। पर वो हॉस्पिटल अभी भी मैप पे शो नहीं कर रहा था। पर जब आदमी कहता ना मरता क्या नहीं करता, इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने बोला अभी हॉस्पिटल दिख रहा है। आगे जाके उन्होंने एक एरो दिखा रहा था, वहाँ पे फिर एक और बोर्ड लगा था जन सेवा हॉस्पिटल। उन्होंने वहाँ से नीचे की ओर गाड़ी उतार दी, मतलब रोड से नीचे की ओर साइड में मोड़ लिया। वहाँ से एक रोड अंदर की ओर जा रही थी। थोड़ी दूर, मतलब समझिए 100 मीटर जाने के बाद वो रोड टूटी-फूटी रोड में बदल गई। जो अच्छी खासी सड़क थी वो टूटी-फूटी रोड में बदल गई और 50 मीटर आगे जाके वो रोड ख़त्म हो गई। अब वो कच्ची सड़क चालू हो गई। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पेड़-पौधे थे, पूरा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था। सिर्फ इनकी गाड़ी की लाइट थी जिससे ये चले जा रहे थे। वो रास्ता सेल्फ रास्ता था, मतलब उसमें कोई और मोड़ नहीं थी। जैसे-जैसे रास्ते पे आप मुड़ते जाएँगे वैसे-वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे सुजीत गाड़ी को चलाए जा रहे थे, चलाते जाते आगे जा रहे थे, उन्हें एक बिल्डिंग नज़र आती है। वो बिल्डिंग 3 माले की बिल्डिंग थी, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था। तीनों फ्लोर पे
कुछ कुछ कमरों में कहीं कहीं पे लाइट जल रही थी और सामने में जहाँ पे एंट्रेंस था वहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रहा था। हॉस्पिटल के सामने कोई गाड़ी, कोई एम्बुलेंस, कुछ भी नहीं था। पर इस समय सुजीत के दिमाग में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आ रही थी। सुजीत ने झट्टे से गाड़ी वहाँ रोकी। बाहर भी कच्चा से ही एक मैदान टाइप था और तुरंत साक्षी को लेके वो हॉस्पिटल के अंदर चले गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको वहाँ पे रिसेप्शन पे एक वार्ड बॉय बैठा दिखा। पर वो वार्ड बॉय ना बहुत ही अजीब सा था दोस्तों। ना वो मतलब जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो तुरंत ही वार्ड बॉय एक रिस्पॉन्स देता है कुछ भी बात करने पे। ये उसको आवाज़ दे रहे हैं पर वो सुन ही नहीं रहा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा टेबल को पीटा कि कोई है, कोई डॉक्टर अवेलेबल है, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। थोड़ी देर के बाद उस वार्ड बॉय ने चेहरे से ऐसे इशारा करते हुए, मतलब जैसे किस तरह से हम गर्दन को हिला के इशारा करते हैं, उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। सुजीत भागते उस कमरे की तरफ गए और वो ऐसा लग रहा था कि वो एक डॉक्टर का कैबिनेट है, जहाँ पे बगल में एक बेड था जिस पे वो पेशेंट को टेस्ट करते होंगे और बड़े वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं थे। वो वापस मुड़ कर देखा तो वो बंदा नीचे की ओर ही देख रहा था। ऐसा नहीं था कि वो फ़ोन चला रहा है, कुछ कर रहा है, बस वो नीचे की ओर सर झुकाया था। उसने हाथ से इशारा किया कि वेट करो, मतलब हम आम भाषा में समझते हैं कि वेट करो, डॉक्टर आ रहे होंगे। वो तुरंत अपनी वाइफ को लेकर उस कमरे में गया, बोला कि तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ डॉक्टर कहाँ पे है। वो बाहर गया, बाहर कोई नहीं था। वार्ड बॉय भी अब वहाँ पे नहीं बैठा हुआ था, वार्ड बॉय कहीं उठ के चला गया। अब इनको समझ में आ रहा क्या करें। वो गए और वो जाके साक्षी के बगल में, जो साक्षी को वहीं बैठाया उन्होंने चेयर पे, और उसके बगल में जो चेयर थी उस पर बैठ गए। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। ये जो हॉस्पिटल था ना, आपने कभी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ बहुत अच्छी कंडीशन होते हैं, कुछ बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। तो अगर आप किसी को अच्छा, बुरा और बहुत ख़राब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। मतलब क्लीनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो डॉक्टर का क्लीनिंग रूम भी था, कैबिनेट था, वो बिल्कुल एक छोटा सा टेबल डला हुआ था। टेबल पे कुछ एक टॉर्च, जो पुराने ज़माने की मेटल वाली टॉर्च आती थी, जो आपके ज़माने में कोई डॉक्टर यूज़ भी नहीं करते हैं, वो टॉर्च रखी हुई थी। साथ में कुछ पेपर फाइल्स रखी हुई थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से उनके जिस कैबिनेट में बैठे थे उसका दरवाज़ा खुलता है। सुजीत और साक्षी दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, एक काफ़ी लंबा सा आदमी उस कमरे में घुसता है, जो कि देखने में बिल्कुल ही डॉक्टर लग रहा था। उसने एक वाइट कलर की जो डॉक्टर लोग जो ऊपर से पहनते हैं, जिसके हम जैकेट टाइप रहती है, वो उन्होंने पहन रखा था और साथ में एक चेहरे पे एक सर्जिकल मास्क लगा रखा था। पर डॉक्टर की जो हाइट थी वो एक नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा थी। मतलब सुजीत खुद में 5 फीट 10 इंच के हैं, पर वो डॉक्टर उनके सामने लगभग उनसे 1 फीट ज़्यादा लंबे थे। मतलब 6 फीट 10 इंच या 7 फीट का वो डॉक्टर था, जिसे देख के सुजीत को भी बहुत पहले अजीब सा लगा कि ये क्या है यार। मतलब इतना लंबा इंसान हमें आमूमन देखने की आदत नहीं होती है। काफ़ी लंबा हाइट में डॉक्टर था जो उस कमरे में एंटर किया। कमरे में एंटर करते ही वो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला और उनकी वाइफ को हाथ से इशारा किया कि आप आके इस बेड पर लेट जाइए। डॉक्टर उससे पहले कुछ पूछता, सुजीत पहले ही बोलना चालू कर दिया कि सर हम घर से निकले थे तब इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक आते आते 1 घंटे में इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ जल्दी चेक कीजिए क्या हो गया है, ऐसे ऐसे करके। डॉक्टर ने हाथ से इशारा किया कि ओके ओके, मतलब मैं देख रहा हूँ। पर डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा है, डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब डॉक्टर ने क्या किया कि साक्षी के पेट पे हाथ रखा और उसे ज़ोर से नीचे अंदर की ओर दबाया। वो दबाना इतना ज़्यादा ज़ोर से था कि साक्षी की चीख निकल गई। यूजुअली अगर आपने देखा होगा तो डॉक्टर लोग अगर पेट में दर्द है तो उसको दबा के 2-3 जगह से देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, शायद वो अपनी तरफ से कुछ स्टडी करते हैं। पर ये दबाना ऐसा था कि साक्षी की चीख निकल गई और वो चीख ऐसी थी जैसे कितना ज़्यादा दर्द में है। इस बात पर सुजीत ने टोका भी कि डॉक्टर साहब आराम से, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इस वक्त डॉक्टर ने मुड़कर सुजीत की तरफ देखा और ये ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है सुजीत का रोक टोक करना। उनकी आंखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थीं, पीली कलर की, बिल्कुल पीली आंखें, आंखों में ऐसा लग रहा था कि अभी खून उतर आएगा। और सर्जिकल मास्क में सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी और कुछ भी नहीं। सुजीत यहाँ पे 1 कदम पीछे हट गए। उनको समझ में आ गया कि डॉक्टर को पसंद नहीं आ रहा है और वो अपनी चेयर पर आके बैठ गए। अब डॉक्टर वहाँ से कुछ भी नहीं बोले, वो बाहर चले गए। अब सुजीत को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। डॉक्टर ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ बता रहा है क्या करना है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस कमरे में वापस आते हैं
और एक स्लाइन और एक वाटर बॉटल साक्षी के हाथ में लगा देते हैं। थोड़ी सी तसल्ली हुई सुजीत को कि चलो कुछ तो प्रोसेस स्टार्ट हुई, शायद इन्होंने इसमें कुछ मेडिसिन दिया होगा और साक्षी को अब थोड़ा आराम हो जाएगा। सुजीत वहीं पे वेट कर रहे थे, तभी वार्ड बॉय आया और वार्ड बॉय ने आके जो सुजीत थे उनको हाथ से इशारा किया कि बाहर निकलो, यहाँ पर नहीं रुकना है। अब सुजीत को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय और एक डॉक्टर के अलावा किसी को भी नहीं देखा था। पूरा हॉस्पिटल में, जो वो हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने किसी को भी नहीं देखा, एक मरीज नहीं था वहाँ पे। पर वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में अगर हम खुद भी जाते हैं तो कई बार जो वार्ड बॉय, नर्स या डॉक्टर जो बोलते हैं वो हमें मानना पड़ता है। तो सुजीत उस कमरे से बाहर निकले और आके बाहर एक बेंच थी उस पर आके बैठ गए, टूटी फूटी टाइप की बेंच थी, उस पर बैठ गए। उसके बाद वार्ड बॉय अंदर गया और एक स्ट्रेचर पर उनकी वाइफ को लेटा कर बाहर लेकर आया और एक स्लोप वाली टाइप की सीढ़ी थी जिससे वो उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले गया। और फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा था जिसका नंबर था 113। वो 113 नंबर के कमरे के अंदर ले जाके साक्षी को लेटा दिया। सुजीत भी पीछे पीछे गए साथ में, और सुजीत ने जो देखा उस जगह पे, वो हॉस्पिटल का जो फर्स्ट फ्लोर वो और भी बुरी कंडीशन में था। इक्की दुक्की लाइटें इधर उधर जल रही थीं और उनमें से आधी तो ऐसी थी जो जल रही थी, बुझ रही थी। देखा जाए तो काफ़ी ही डरावना माहौल था, पर सुजीत को इस समय तक इन सब बातों पे ध्यान नहीं जा रहा था। जब वो अंदर जाने लगे कमरे में तो वार्ड बॉय ने रोक दिया और सुजीत बोले कि मुझे एक बार देख लेने दीजिए, मेरी वाइफ ठीक है नहीं है। सुजीत ने दरवाजे से ही झाँक कर देखा, उनकी वाइफ सो रही थी। सुजीत को अच्छा लगा कि कम से कम अब वो थोड़ा आराम में है, अब उसे दर्द नहीं हो रहा है। वो बाहर आकर चेयर पर बैठ गए। सुजीत कहते हैं कि उनकी बैठे बैठे और अब वहाँ पे कोई नहीं है, ना डॉक्टर है ना नर्स है। सुजीत को बैठे बैठे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि उस हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी लोग हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी, बहुत हल्ला गुल्ला होने लगा और ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब तकरीबन जैसे 20-25 लोग आपस में बात कर रहे हों, चहल कदम दौड़ा भागी हो रही है, ऐसी आवाज़ आने लगी। तो सुजीत को ऐसा लगा कि चलो एटलीस्ट और भी लोग हैं, मतलब अब उसका डर जो था वो थोड़ा पॉजिटिव वे में जाने लगा, उसका डर खत्म होने लगा। वो वहाँ बैठा रहा, पर ये आवाज़ ना लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि काफ़ी लोग हैं नीचे। सुजीत वापस से नीचे गए, मतलब अब वो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्योंकि अंदर डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको बाहर बैठना है। वो बैठे हुए हैं, वो नीचे गए और गए वॉक करते हुए। जब उन्होंने सीढ़ी से झाँक कर देखा तो नीचे कोई भी नहीं, नीचे कोई भी आदमी नहीं था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कितने लोग हैं, उनकी आवाज़ें आ रही थी। सुजीत भागकर वापस आया। तो अभी भी उनकी वाइफ का कमरा बंद था और उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और अब वहाँ पे कोई था भी नहीं, चाहे तो अंदर जा सकते हैं, बट पता नहीं, सुजीत नहीं अंदर गए, वो वापस वहीं बाहर कुर्सी पर बैठ गए। अब सुजीत को ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर वाले वार्ड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मतलब ऊपर के वार्ड पे शायद का बहुत ज़्यादा चहलकदमी, बहुत लोग चल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम हॉस्पिटल में आप देखना वेट कर रहे होते हैं, हम बैठे होते, कुछ नहीं करना होता तो हम ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं कि यार अब क्या करें, वेट करना है, बैठना जब तक आराम नहीं जाता या जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता, हमको ऐसी, आप अगर नींद नहीं आ रही तो लोग वॉक करते हैं। वो वॉक करते करते सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पे गए। यहाँ जाके सुजीत का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। वो फ्लोर पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ टूटा फूटा। ऐसा लग रहा था जैसे 20-25 साल से ये हॉस्पिटल बंद हो। चारों तरफ मोटी धूल की परत, सब कुछ टूटा फूटा, बहुत कुछ जला हुआ था। कांच की सी खिड़कियाँ टूटी हुई सी, दरवाजे टूटे हुए से। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक हॉस्पिटल है। और इतना ज़्यादा डरावना सुजीत दौड़ कर नीचे आए और अपनी वाइफ के कमरे का, मतलब वाइफ का कमरा खोलने लगे, बट वो कमरा खुल नहीं रहा था। जो कितना भी कोशिश कर रहे हैं वो कमरा खुल ही नहीं रहा है, वो कमरा अंदर से बंद था। सुजीत को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कमरा अंदर से कैसे बंद हो गया। जनरली हॉस्पिटल कमरे इस तरह से बंद नहीं होते हैं। वो भाग कर नीचे की ओर गए। जब वो नीचे गए तो देखा हॉस्पिटल का कंडीशन वहाँ भी वैसा ही है। पूरी तरह से हॉस्पिटल जला हुआ, धूल की मोटी परत, रिसेप्शन पे कोई नहीं, कुर्सियाँ टूटी हुई। जब वो भाग के डॉक्टर के कमरे में गए तो डॉक्टर का कमरा पूरी तरह से जला हुआ, टेबल कुर्सियाँ टूटी हुई, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो कमरा पूरी तरीके से ख़त्म था। वो और आगे बढ़कर दूसरे कमरों में झाँकने लगे, सबकी यही कंडीशन। वॉशरूम की हालत ऐसी कि जैसे 20-25 साल से वहाँ पे कोई ना आया हो। गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी, टूटा फूटा, उसके अंदर जले हुए सामान पड़े हुए थे। अब सुजीत को का डर, घबराहट में और साथ में उनका शरीर थर्राने लगा। वो पसीने पसीना हो गए कि
ये है क्या? वो वापस भागकर ऊपर गए और जब वो पहुंचे सीढ़ियों से तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ का कमरा का दरवाजा खोलकर वो डॉक्टर कमरे के अंदर जा रहे हैं। ये दौड़कर जब तक कमरे तक पहुंचे तब तक कमरा वापस अंदर से बंद हो गया। पर इन्होंने देखा कि जो डॉक्टर था वो उनकी वाइफ जिस कमरे में वार्ड नंबर 113 में थी वहां पे वो डॉक्टर घुसा है। अब ये बाहर से नॉक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि खोलो प्लीज खोलो, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था और अंदर से साक्षी के चीखने के बाद बहुत जोर की आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने साक्षी का मतलब पूरी तरह से जैसे किसी को बहुत ज़्यादा चोट आ जाए, इस तरीके से साक्षी की चिल्लाने की बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ आई। सुजीत बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये हो क्या रहा है। वो दरवाज़ा कंटिन्यूस ठोकना चालू कर दिया कि खोलो खोलो खोलो, पर वहाँ पे कोई भी नहीं दरवाज़ा खोल रहा था और दरवाजा अंदर से बंद था। अब यहाँ से एक चीज़ और ऐड हुई कि सुजीत, जो अभी तक उनको ये लग रहा था कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पे लोग चल रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लोग चल रहे हैं, पर अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके पीछे ही काफ़ी लोग खड़े हैं और जो उनके पीछे खड़े हैं बोल रहे हैं, पर उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एक विस्परिंग की आवाज़ उनके कान में गूंज रही थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है। अब यहाँ पे सुजीत की हालत ऐसी हो गई कि उनका दिल धड़कना कभी बंद हो सकता है। वो इतने ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा धक्का लगाने पे, बहुत ज़्यादा जैसे कि वो दरवाज़ा तोड़ ही देंगे। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का लगा के किया तो दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और उस कमरे में कोई भी नहीं था। उस कमरे में कोई नहीं था, ना वहाँ पे साक्षी थी, ना वहाँ पे डॉक्टर थे। बस हाँ, वहाँ की दीवारों पे फ्रेश खून के धब्बे थे, बेड पे फ्रेश खून के धब्बे थे और ये खून ऐसा लग रहा था जैसे अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा किसी का बहा है, पर अंदर कोई भी नहीं था। सुजीत वहाँ से निकलते हैं और उनको लगता है कि उनको बाहर जाना चाहिए और किसी की मदद मांगनी चाहिए। पर सुजीत वहाँ से जब बाहर निकलते हैं और वो सोचते हैं कि वो फ़ोन लगाएं, किसी को फ़ोन लगाएं, तब उन्हें याद आता है कि उनका फ़ोन कार में ही छूट गया है, क्योंकि वो हड़बड़ी में साक्षी को लेकर अंदर आए थे और उनका फ़ोन कार में ही है। उनको इस चीज़ की भनक ही नहीं है। जब वो वापस नीचे पहुँचते हैं, हॉस्पिटल कंडीशन तो वैसी रहती है, पर हॉस्पिटल का जो चैनल गेट रहता है बाहर से, लोहे के गेट, वो बाहर से बंद था, मतलब बाहर से ताला लगा हुआ था। अब ये कब ऐसे अंदर आए इनको कुछ पता नहीं है, या किसी ने बाहर से बाद में लॉक किया, इन्हें नहीं पता चल रहा है। पर ये पूरी तरीके से एक भ्रम में खो चुके थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि रियल क्या है, इमेजिनेशन क्या है, डर क्या है, सच्चाई क्या है। ये इतने ज़्यादा घबरा चुके थे कि इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी वाइफ ही गायब हो चुकी थी, इनको वाइफ मिल ही नहीं रही थी। ये वापस से डॉक्टर के रूम में गए कि शायद डॉक्टर अब यहाँ बैठा हो, लोगों की इधर से ढूंढ रहे, कुछ नहीं। पर इनको चारों तरफ ऐसे महसूस हो रहा है कि इनके अगल बगल ही लोग घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुकेश वापस ऊपर कमरों में गए और उसके बाद मुकेश को कुछ भी नहीं याद है। वो ऊपर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसका उनको कुछ भी नहीं याद है कि वो कहाँ गए, क्या किए, सीढ़ी चढ़ने के बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता है। सुबह हुई। सुबह जब लोग मुकेश को उठाए या मुकेश मिले तो मुकेश उस हॉस्पिटल में ही मिले थे। मुकेश उस हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर खेतों में पड़े हुए मिले थे। वो वहाँ पर कैसे गए, कहाँ, कौन उनको लेके गया, किसी को नहीं पता। मुकेश की कार उसी बिल्डिंग के सामने खड़ी मिली। जब गांव वाले मुकेश को उठाकर लाए, उनसे पूछा तो उन्होंने, मुकेश तो उड़ते ही वापस घबरा गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। उन्होंने बताया कि मैं रात में हॉस्पिटल में गया था, मेरी वाइफ उस हॉस्पिटल में है और वो मिल नहीं रही है। लोग बोले कौन सा हॉस्पिटल? वो बोले कि मेरी कार वहाँ बाहर में खड़ी है, उस हॉस्पिटल के पास में मेरी कार खड़ी है। तब डॉक्टर कह रहे सॉरी, वो गांव वालों ने उनको समझाया कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। वो हॉस्पिटल 1993 में जल गया था। जलते के शायद ही वहाँ जितने भी डॉक्टर, पेशेंट जो थे वो वहीं पे मर गए थे। उस हॉस्पिटल को जले हुए आज 35 साल हो गया है, 30-35 साल, मतलब जो भी है, 1993 से आज 2024-25 जब की कहानी है, तो इतने साल हो चुके हैं और अब वहाँ कोई नहीं है। हाँ, गांव वालों ने कई बार रात में उस हॉस्पिटल की लाइट जलते हुए देखा है। मतलब उनके घर से जब वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखती है तो उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने हॉस्पिटल की लाइट को जलते हुए देखा है। कई लोगों ने इस हॉस्पिटल के आसपास बहुत नेगेटिव सा महसूस किया है और कुछ लोगों ने इस हॉस्पिटल से चीखें जलने की, लोगों के भागने की, चलने की, इस तरीके की आवाज़ें सुनी है रात में। इसलिए कोई इस हॉस्पिटल के पास भी नहीं जाता है और अब वो एक खंडहर है और उस हॉस्पिटल से लोग दूरी बना कर रखते हैं। पर आप उसके अंदर कैसे पहुँच गए?
सुजीत ने सारी बात बताई कि मैं रात में आया था, मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब थी, हम वहाँ पे आए थे। पर सुजीत बोले कि बट मेरी वाइफ़ तो वहाँ पे होनी चाहिए ना, क्योंकि हम उस हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। मेरी वाइफ़ को मैंने 113 नंबर कमरे में एडमिट कराया था। एक डॉक्टर भी था, एक वार्ड बॉय भी था। पर आप चलिए, मेरी वाइफ़ वहाँ होगी, नहीं आप लोग चलिए। गाँव वालों के बहुत समझाने पे फिर भी सुजीत नहीं माने। वो 2-4 गाँव वाले, जो कि गाँव में भी होते हैं कई लोग, कि हाँ यार चलो यार, बेचारे के साथ ऐसा हुआ, हम चलते हैं, देखते हैं, दिन में थोड़ी कुछ होगा। सब लोग आए, पर ना उस हॉस्पिटल में, ना किसी कमरे में, ना आस-पास अगल-बगल कहीं भी साक्षी का पता नहीं चला। उसके बाद काफ़ी दिनों तक जाँच होती रही कि शायद आस-पास, जैसे सुजीत 1 डेढ़ किलोमीटर दूर खेतों में मिले थे, वैसे ही आस-पास के इलाके में कहीं कोई बॉडी मिली हो या कुछ हुआ हो। बहुत दिनों तक ये शक सुजीत पे जाता रहा कि ये सब कुछ सुजीत ने ही किया है, और वो एक कहानी बना रहा है कि उसकी वाइफ़ उस हॉस्पिटल में ऐसा-ऐसा हो गया। शायद उसने अपनी वाइफ़ को पहले ही मर्डर कर दिया, या उसको कहीं पे कुछ किया अपनी वाइफ़ के साथ में। पर कोई भी सबूत या ऐसा कुछ भी केस नहीं समझ में आया, इसलिए सुजीत के साथ ऐसा कुछ भी हुआ, बट सुजीत ही इसकी सच्चाई जानते हैं। सुजीत का कहना है कि उस हॉस्पिटल में ऐसा-ऐसा हुआ। पर जो भी बात सुजीत ने बताई उस हॉस्पिटल के बारे में, गाँव वालों ने उनके हिसाब से बिल्कुल सही बताया। जो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर की हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, और वो वहाँ के मेन डॉक्टर थे जिनका वो हॉस्पिटल था। ये सारी बातें सुजीत की बातों से मैच की, और सुजीत ने जिस तरीके से बताया कि 113 नंबर कमरा, सब कुछ, वो कमरा भी वहाँ पर है। उन्होंने उनकी बताई हर बात मैच की, जिससे लोगों ने ये बिलीव किया कि ये सब कुछ रात में हुआ होगा, क्योंकि गाँव वालों ने भी उस हॉस्पिटल के आस-पास बहुत कुछ ऐसा महसूस किया है। किसी ने आवाज़ें सुनी हैं, किसी ने भागने की, किसी ने चीखने की आवाज़, लाइटों का जलना, बंद होना। तो बहुत हद तक ये डिबेट का पॉइंट रहा कि क्या मुकेश सच बोल रहा है, सॉरी सुजीत सच बोल रहे हैं। मैं मुकेश बार-बार बोल दे रहा हूँ पिछली कहानी से, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि सुजीत सच बोल रहे हैं या क्राइम डिपार्टमेंट सच बोल रहा है। पर कुछ भी खुल के बाहर नहीं आ पाया। पर जो नुकसान हुआ वो सुजीत का हुआ। सुजीत अपनी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपनी वाइफ़ को खो दिया, और आज तक उनकी वाइफ़ का पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। दोस्तों, आज भी सुजीत धनबाद में रहते हैं, वो कोलकाता अप डाउन करते हैं, आज भी उस हाईवे से निकलते हैं, पर अब उस हाईवे पे ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है। जन सेवा हॉस्पिटल, 24 घंटा आपकी सेवा में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अपने सजेशंस, कमेंट्स जो भी हो मुझे कमेंट में शेयर करना दोस्तों। एटलीस्ट सुनते हो तो इतना मैसेज किया करो कि आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, अगली बार नया टॉपिक, किस टॉपिक पे कहानी सुनना है वो तो बताओ, तो मुझे समझ में आएगा आप लोग को क्या सुनना पसंद है। साथ में आपको अगर इससे जुड़ा आपने कुछ सुना है, कोलकाता के आसपास धनबाद वाली रोड पे ऐसे किसी हॉस्पिटल के बारे में आपने सुना है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और साथ में अगर आपके आसपास ऐसा कुछ घटा है, कोई छोटी घटना है, तो प्लीज़ मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे अगर आपको एक नंबर दिख रहा है तो उस नंबर पे आप मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या तो मेल कीजिए, पर मुझसे जुड़िए। और साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, मैं मेहनत करता हूँ ताकि आप तक मैं कुछ अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो आस-पास होती हैं, उन कहानियों से आप कुछ सीख सको। जैसे मैंने पहली कहानी में बताया, वो सच में मैं तो अपनी लाइफ में ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कि भई मैं हॉस्पिटल जाके ऐसे ही किसी रैंडम बेड स्ट्रेचर पे नहीं बैठने वाला हूँ। तो आप भी, जैसे इन सब चीज़ों से मैं क्या चाहता हूँ कि आप भी कुछ सीखें, समझें। मानना नहीं मानना वो सब एक्सपीरियंस की बात होती है दोस्तों, पर सतर्क रहना वो हम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना ख़्याल रखना, स्वस्थ रहना, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना, और अपने परिवार से जुड़े रहना। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।